हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि पांडे, साइंस टीचर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गणित शिक्षा शास्त्र में नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ होती क्या हैं। तो गणित शिक्षण में सीखने और सिखाने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्रभावी शिक्षण विधियों के ही प्रयोग से बालक जो है वो गणित के अध्ययन में रुचि लेता है और उनको यह विषय जटिल तथा नीरस भी नहीं लगता है। तो इन विधियों का यूज़ करके हम बच्चों के लिए जो हमारा मैथ सब्जेक्ट है उसे और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा क्वालिटेटिव बना सकते हैं तथा उनका जो शिक्षण है, जो शिक्षण कार्य है वो त्रुटि रहित भी हो जाता है। तो अब कुछ इन गणित शिक्षण से संबंधित कुछ विधियां हैं और उनका उपयोग किस प्रकार करना है वो सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले है आगमन विधि। आगमन विधि को इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं और ये अनुप्रेरण पर आधारित होती है। इस विधि में विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से क्या करते हैं, सामान्य नियमों का निष्कासन छात्रों के द्वारा ही कराया जाता है। मतलब टीचर नहीं करता है कुछ भी, उसका जो नियम का निष्कासन है वो बातों में या कुछ तरीकों से बच्चों से ही नियम निष्कासित करवाए जाते हैं। अब कह सकते हैं कि ये विशेष से सामान्य की ओर जाता है और इस विधि में अध्यापक एक गणितीय समस्या को विशेष ढंग से हल कर लेता है और दूसरी समस्या भी उसी ढंग से हल हो जाती है। मतलब जिससे पहले करी थी समस्या वैसे की वैसी दूसरी होगी और इस तरीके से थर्ड भी होती है। तो ये ढंग या ये विशेष नियम या विशेष सूत्र जो है वो धीरे धीरे बच्चों को अपने आप समझ में आ जाते हैं कि हाँ, इस चीज़ का यूज़ करके ही हमने सारी समस्याओं को हल किया है। तो और फिर उस जो सूत्र है जो बच्चों ने बताया है उसे अगर पूरा करेक्टली बताया तो ठीक है, नहीं तो उसे और करेक्ट करवा के उसे एक नियम या सूत्र में बांध दिया जाता है। अब छात्र जो है इसमें स्वयं ही अभ्यास करता है और अपनी बुद्धि द्वारा नियम निकाल पाता है और यह विधि नितांत मनोवैज्ञानिक है और छात्र के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। ये इनके मस्तिष्क का अच्छा व्यायाम कराती है। वहीं आगमन विधि के जो गुण हैं, तो गणित शिक्षण की जो आगमन प्रणाली है वो छात्रों को अभ्यास एवं स्वयं प्रयास करने का अवसर प्रदान करती है और उनके मस्तिष्क के विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। आगमन विधि के द्वारा जो प्राप्त किया गया ज्ञान है वो बालक के मस्तिष्क में सदैव के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वो खुद प्रयास करके सीखता है। वहीं यह विधि प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है, इस कारण पूर्णतया वैज्ञानिक कही जाती है। इस प्रणाली से प्रदान किया गया जो गणित शिक्षण है वो छात्रों में आत्मविश्वास की भावना भी उत्पन्न करता है, क्योंकि वो स्वयं करके ही सीखते हैं। इतने सारे गुण होने के बाद भी कुछ दोष जो हैं वो आगमन विधि में हैं। जैसे ये बहुत धीमी विधि है और इस प्रणाली को अपनाकर गणित का शिक्षण प्रदान किया जाए तो पाठ्यक्रम समाप्त ही नहीं हो पाए, क्योंकि गणित का जो पाठ्यक्रम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये धीमी विधि है। तो ये इसकी एक दोष है। वहीं ये सभी बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। कुछ जो बालक होते हैं वो ही ये नियम को निकाल पाने में मदद कर पाते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बालक हैं या सामान्य IQ से भी कम जिनका IQ है वो इन चीज़ों को नहीं निकाल पाते। फिर हम देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि स्वयं से निष्कर्ष निकालते हैं छात्र, तो कभी कभी गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं। इसलिए इसकी वजह से उनके मस्तिष्क पर विषय की गलत छाप भी अंकित कभी कभी हो जाती है। अब हम दूसरी विधि पढ़ते हैं। दूसरी विधि है हमारी निगमन विधि। तो यह विधि आगमन विधि के विपरीत है, मतलब पूरी ही अपोजिट है आगमन के। और इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र, निर्देश जो भी चीज़ें हैं वो पहले बच्चों के सामने रखी जाती हैं। उसके बाद फिर उसका प्रयोग, निरीक्षण ये सब होता है और इनकी सहायता से उसे सत्य सिद्ध किया जाता है।
इस विधि में सामान्य से विशेष की ओर जाया जाता है और सूत्र का अनुकरण किया जाता है। निगमन विधि जो है उसमें शिक्षक छात्रों को सामान्य नियम या सूत्र स्वयं बता देते हैं और फिर उस सूत्र के द्वारा नियम को आप प्रयोग विषय समस्या को हल करने के लिए करते हैं और फिर कई उदाहरण देकर छात्रों को बताया जाता है कि किस प्रकार से ये नियम सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सहायक है। अब हम देखते हैं निगमन विधि के क्या क्या गुण हैं। तो ये सरल विधि है और छात्रों से नियम ज्ञात कराने के लिए कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। अंकगणित, बीजगणित शिक्षण में निगमन विधि विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है और इस विधि द्वारा छात्र अत्यंत शीघ्रता एवं सफलतापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि सामान्य नियम या सिद्धांत या सूत्र की सत्यता की जांच हेतु अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। निगमन विधि तर्क अंकित एवं अकाट्य होता है। यह तर्क वास्तव में गणितीय होता है एवं इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम इसके सारे जो नियम हैं, रूल्स हैं, उनको पूरा प्रूफ करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई संदेह नहीं बचता। इतने इसके गुण होने के बावजूद भी कुछ इसके दोष हैं जो कि बच्चे यहाँ पे स्वयं खोज करके नहीं करते, इसलिए कभी कभी वो नियम भूल जाते हैं अगर वो पुनर्स्मरण न करें तब। और ये थोड़ी अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों को रटने की आदत डालती है और छात्र सामान्य नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों को बिना समझे हुए सिर्फ कंठस्थ करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अस्थायी या अस्पष्ट हो सकता है क्योंकि वहाँ पे स्वयं के प्रयास एकदम कम है। नेक्स्ट हमारे आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को सिंथेसिस मेथड भी कहते हैं। विश्लेषण विधि के विपरीत है यह विधि और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। जब हमको जैसे रेखागणित में कोई साध्य सिद्ध करना हो तो हम परिकल्पना के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वही चीज़ें संश्लेषण विधि में होती है। जैसे हम रेखागणित की बात करें तो उसकी रेखागणित की पुस्तकों में जिस रूप में साध्यों को हल किया जाता है वह संश्लेषण का रूप है और इसे विश्लेषण विधि के पदों का संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। संश्लेषण में एक तथ्य की सत्यता की जांच होती है, परंतु इससे पाठ का सही तथा वास्तविक ढांचा ज्ञात नहीं हो पाता है और इस प्रकार संश्लेषण विधि साध्य सिद्ध करती है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाती। वहीं इसके कुछ गुण हैं जैसे कि यह सरल है, हल या निष्कर्ष निकालने की विधि से अधिक स्थान नहीं घेरती है। वहीं विश्लेषण विधि के पश्चात संश्लेषण विधि का उपयोग आवश्यक होता है, तो ये साथ साथ में चलती हैं। साथ में ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर करने का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है और विद्यार्थियों के लिए असुविधाजनक है। अध्यापक की कार्य को इस विधि ने अत्यंत सरल बना दिया है, लेकिन साथ में ही इसके कुछ दोष हैं जैसे कि इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान विद्यार्थियों द्वारा स्वयं ढूंढा हुआ नहीं होता, इसलिए वह क्या होगा, स्थायी नहीं होगा। साथ ही यह केवल विधि केवल सिद्ध कर सकती है, समझा नहीं सकती, तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा दोष है। वहीं इस विधि से छात्रों की तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति तथा सोचने की शक्ति का विकास नहीं हो सकता। यह एक नीरस तथा निर्जीव विधि है। तो ये था हमारा संश्लेषण विधि के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण मीन्स एनालिटिकल और इससे अभिप्राय है कि किसी समस्या को पहले हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करें और फिर हर एक छोटे छोटे भाग का अलग अलग अध्ययन करें और अध्ययन के बाद फिर निष्कर्ष पर पहुँचें। संश्लेषण से अभिप्राय था विश्लेषित तथ्यों को इकट्ठा करना और अभिष्ट परिणाम प्राप्त करना। मतलब जहाँ हम विश्लेषण में चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अध्ययन करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं, वहीं संश्लेषण विधि में हमने देखा था कि सारे जो तथ्य हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं उनको इकट्ठा करके फिर उससे परिणाम प्राप्त करना। वहीं हम देखते हैं रसायन शास्त्र में जैसे पानी H2O है और इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा। इसके विपरीत अगर हम देखें कि ऑक्सीजन को हमने किसी विशेष ताप या दाब पे संयुक्त करा और फिर से पानी बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा। मतलब अगर पानी को हम दो टुकड़ों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग विभाजित कर रहे हैं तो ये है विश्लेषण। और अगर किसी कंडीशन में हम
हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स करके पानी बना रहे हैं तो ये कहलाएगा संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि जो है वो एक दूसरे के पूर्णतः पूरक हैं। वहीं संश्लेषण में हमें कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं और उनकी सहायता से उन्हें संयुक्त करके हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं जो हमें पहले अज्ञात था। इस प्रकार संश्लेषण ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। मनोवैज्ञानिक और जो दार्शनिक हैं वो यह मानते हैं कि मनुष्य की बौद्धिक क्रिया का अंतिम सोपान जो है वो संश्लेषण विश्लेषण के उद्देश्य को पूरा करता है। गणित शिक्षण में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही क्या है, उपयोगी है। मतलब इन दोनों का मिला जुला ही हम यूज़ करके बच्चों को कोई भी चीज़ सिखा पाएंगे। नेक्स्ट है हमारी अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि। तो जैसे हमारे एक वैज्ञानिक हैं, विषयों को पढ़ाने के लिए 19th सेंचुरी में आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि की खोज की थी। और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो यूनानी भाषा से लिया गया है, ह्यूरिस्को से, जिससे तात्पर्य क्या होता है कि मैं स्वयं खोज करता हूँ। इस प्रकार हम इस वर्ड से समझ सकते हैं कि ये ऐसी विधि है जिसमें बच्चा खुद स्वयं खोज करके या अपने आप सीखता है। वास्तव में इसे हम विधि न कहकर एक शिक्षण की प्रवृत्ति भी कह सकते हैं। इस विधि में अध्यापक विषय वस्तु की व्याख्या विधि की भांति ही सीधे सीधे ढंग से बतलाता नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, छात्रों को स्वयं खोजने के लिए हम बाध्य करते हैं। और जब बच्चे निष्कर्ष श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते हैं। मतलब यहाँ जो है इस विधि में बच्चों का एक्टिव रोल है, पैसिव रोल नहीं है। वहीं हम देखते हैं प्रयोगशाला विधि से भिन्न इस विधि में छात्रों को स्वयं सोचने का अवसर प्रदान होता है। वहीं छात्र गणित के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर बिना किसी की सहायता से स्वयं प्राप्त करते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्षों का निर्माण करना पड़ता है। ये छात्र के लिए कहा गया है कि अगर छात्र आगमन की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करेगा तो उसे अपने सिद्धांतों का परीक्षण और अपने निष्कर्ष का निर्माण खुद स्वयं से करना पड़ता है और खुद से करके वो कोई भी चीज़ ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। वहीं इसके गुण हैं जैसे कि मनोवैज्ञानिक भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। और यह विधि जो है वो तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि इन सभी चीज़ों का उपयुक्त अवसर प्रदान करती है और मानसिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र बनाती है। यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने की स्थिति में रखती है। गणित शिक्षण में यह विधि इसलिए भी उपयोगी है क्योंकि यह छात्र को पहले से ही निश्चित रूप से तथ्यों को न बताकर उनकी ओर अग्रसर करती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और उसमें स्वतंत्र अध्ययन और स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। लेकिन साथ ही साथ ये जो है वो असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के गणित शिक्षण के लिए उपयोगी है क्योंकि वे गणित के क्षेत्र में अन्वेषण करने में समर्थ होते हैं। लेकिन साधारण जो बुद्धि वाले व्यक्ति हैं या छात्र हैं वो स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते। यहीं पे गलत नियम, निष्कर्ष अथवा सिद्धांतों पर भी पहुंचा सकती क्योंकि उनका मस्तिष्क इतना परिपक्व नहीं है, इतना विकसित नहीं है कि वे गलतियों को समझ पाए। और इस विधि का एक यह भी दोष है कि इसमें आगमन और वस्तुपरक शिक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के शिक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि इसमें शिक्षण के समस्त पहलू का समावेश नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि को लैबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं। ये बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। और गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही हम नहीं सीखते। गणित का अगर हमें अध्यापन को सुधारना है, अर्थपूर्वक बनाना है, तो इसके लिए विद्वानों ने प्रयोगशाला विधि दी है और उसी को लाभप्रद माना गया है। गणित एक ऐसा विषय है जो केवल पढ़कर ही नहीं सीखा जाता बल्कि करके सीखा जाता है। जब तक हम खुद क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखते हैं, हमें क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो जब तक हम चीज़ें खुद नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। वहीं हम देखते हैं कि क्रियात्मक रूप से गणित का ज्ञान देने के लिए यह विधि जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह विधि शिक्षा के प्रसिद्ध उक्ति स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित है।
यहाँ पे पहले स्थूल चीज़ें बताई जाती हैं और फिर सूक्ष्म चीज़ें बताते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों और जो भी सामग्रियाँ हैं उनकी सहायता से गणित के तथ्यों, नियमों, सिद्धांतों, संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं और उनका उपयोग व्यवहारिक समस्याओं के हल ज्ञात करने में करते हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात तथा करोड़ सीखों का सिद्धांत काम में लाया जाता है और यह विधि विद्यार्थियों को स्वयं अपने हाथों से काम करने की प्रेरणा भी देती है तथा उनमें गणित के प्रति रुचि भी जागृत होती है। अब इसके जो गुण हैं, जैसे कि ज्ञान स्थायी होता है, प्रायोगिक उपयोग की संभावना भी अधिक होती है, वहीं ज्ञान प्राप्त जो होता है वो सक्रिय रहता है और स्थूल तथ्यों पर भी आधारित रहता है। इस विधि द्वारा छात्रों की प्रयोग करने की भावना को प्रोत्साहन मिलता है और गणित के सिद्धांतों, संकल्पनाओं, संबंधों, विधियों का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना संभव हो पाता है। विद्यार्थियों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। छात्र प्रयोगशाला के उपकरण में कुशल हो पाते हैं और उसका कुशलता से उपयोग करना सीख जाते हैं। उनको विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्रों में भी ये लाभप्रद सिद्ध होता है। लेकिन इसके कुछ दोष हैं कि ये सभी प्रकरण जो है वो इस विधि के द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते और यह विधि साथ ही साथ थोड़ी खर्चीली भी है। अच्छी प्रयोगशाला संगठित करने के लिए पर्याप्त धन की, परिश्रम की आवश्यकता होती है। साधारण विद्यालय इसके लिए धन इतना खर्च नहीं कर पाते। यह विधि सभी विद्यार्थी के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो पाती क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की कार्य क्षमता समान नहीं होती। तो ये थी हमारी कुछ विधियाँ जो कि गणित शिक्षण कराते वक्त उपयोग में लाई जाती है। अब गणित शिक्षण में त्रुटियां जो होती हैं उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो वो हम देखते हैं कि गणित का अध्ययन करने के लिए शुद्धता का होना अनिवार्य है। शुद्धता के अभाव में बालक गणित का ज्ञान यथार्थ रूप में ग्रहण नहीं कर सकते तथा उनमें विभिन्न गणितीय योग्यताओं का विकास भी नहीं हो पाता है। गणित शिक्षण में बच्चों में बहुत सी त्रुटियां पाई जाती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहली है कि गणित शिक्षण के अंतर्गत कार्य का निर्धारण जब हम करते हैं उस समय छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक विकास पर ध्यान न देना या गणित शिक्षण में बालकों में तत्परता एवं एकाग्रता का अभाव होना, तो इस वजह से भी कई त्रुटियां हो जाती हैं। फिर बालकों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो त्रुटियां होंगी। साथ ही शिक्षण कार्यों के दौरान शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है कि कुछ बच्चे जो है वो फटाफट आंसर दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़े सोच में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो है उसकी वजह से भी कई त्रुटियां हो जाती हैं। बालकों में कल्पना तथा स्मरण शक्ति का अभाव, कुछ बच्चे जो हैं वो मेंटली भी कुछ क्वेश्चंस इमेजिन करके सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते उनसे त्रुटियां होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बालकों में गणित शिक्षण की समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता की कमी, वहीं बालकों में गणित के प्रति जागरूकता का अभाव भी देखने को मिलता है और जो दिया गया कार्य है वो समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से त्रुटियां जो हमें देखने को मिलती हैं। वहीं बालकों में गणितीय गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव भी होता है और उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का भी अभाव देखने को मिलता है। भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करना, मतलब उन्हें सारी अगर फॉर्मूलेज भी याद हैं या हम कह सकते कि उनको सारे तथ्य भी पता हैं, तो उन्होंने सिर्फ उससे क्या करा है, रट लिया है, लेकिन कहाँ पे कौन सा सिद्धांत लगेगा, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उन्हें इन चीज़ों में वो डिफरेंस पता ही नहीं कर पाते और इस वजह से भी कई त्रुटियां होती हैं। अध्यापकों द्वारा छात्रों की गलतियों को सुधारने हेतु पर्याप्त अवसर न मिल पाते हैं या जो उपचारात्मक शिक्षण है उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। गणित में गणना कार्य करते समय अधिक काटपीट और अशुद्ध लेखन करना, अगर हम कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और बार बार कट कर रहे हैं और जो वर्क है वो साफ़ सुथरा नहीं करा है, तो उससे भी बच्चे क्या होते हैं, त्रुटि करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन सा वर्क कट कर दिया है
और जितने ज़्यादा ख़राब लिखेंगे उतने ज़्यादा वो कंफ्यूज होंगे और उन चीज़ों को आसानी से नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा गणित शिक्षा शास्त्र में नेक्स्ट चैप्टर, गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, तो बिल्कुल उनसे शेयर कीजिए। और बाकी तो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।